नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इसको पढ़ने जा रहे हैं, जो वन्य और वन्य जीव संरक्षण है। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ये पेपर में लेखपाल के परीक्षा में ये ग्रामीण विकास में आता है और वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल में आता है। तो देखो, उत्तर प्रदेश स्पेशल के ज़्यादातर टॉपिक ही ग्रामीण विकास के सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग करेंगे। और अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर करके सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। तो देखो, टॉपिक है वन और वन्य जीव संरक्षण, जिसको वन संपदा भी कहा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में वनों का जाल, वनों की डेंसिटी कितनी है, कौन सा ज़िला जो है वो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वनों के मामलों में घना है, और कौन से ज़िले में वन कम है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसमें जो है वर्ष भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उत्तर प्रदेश की वन नीति से संबंधित जो ईयर हैं वो भी बहुत आते हैं। तो हम लोग देखते हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति आई थी 1952 में, ठीक है। उसके बाद द्वितीय वन नीति आती है 1998 में, और उत्तर प्रदेश वन महोत्सव की शुरुआत होती है 1952 में। देखो, 1952 में उत्तर प्रदेश वन महोत्सव की शुरुआत होती है। वन महोत्सव का कार्य क्या होता है? एक तरह से वनों को उत्तर प्रदेश को वनों की दृष्टि से डेंस बनाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वनों को उगाना। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये डिसाइड कर रखा है कि हमें उत्तर प्रदेश में राज्य के जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 1/3 मतलब 33% हमको वनों का आवरण या वृक्षों का आवरण तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, चलो, उत्तर प्रदेश वन अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई, तो सबसे पहले तो ये डेट याद रखो, 25 नवंबर 1974 उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई है। और किस अधिनियम के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश वन अधिनियम 1974 के द्वारा, ठीक है। देखो, वन से रिलेटेड जो संबंधित जो विषय हैं, वन्य प्राणी विषय, ये समवर्ती सूची में भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। तो ये जो विषय हैं समवर्ती सूची में, देखो 3 सूचियाँ होती हैं। राज्य सूची होती है, केंद्र सूची होती है, ये मैं अभी पॉलिटी में बताऊंगा, और समवर्ती सूची होती है। तो राज्य सूची के जो सब्जेक्ट होते हैं उस विषयों पर राज्य काम करता है, जिसमें केंद्र के विषय होते हैं। मान लो देश की सुरक्षा का विषय किस में जाएगा? केंद्र सूची में जाएगा। देश की विदेश नीति को तैयार करने का विषय किसके में जाएगा? केंद्र में जाएगा, ठीक है। शिक्षा है तो शिक्षा मान लो समवर्ती सूची में आ गया। क्यों? क्योंकि राज्य का भी विषय है और केंद्र का भी विषय है। तो इस तरह से हर विषय राज्य के भी होते हैं, कुछ केंद्र के भी होते हैं। जैसे पुलिस है तो पुलिस हर राज्य की होती है, ठीक है। विदेश मामले हैं, ये केंद्र का विषय है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में। अभी बस इतना समझ लो कि राज्य सूची क्या है ये आप समझ गए हैं, केंद्र सूची क्या है ये आप समझ रहे हैं। इस राज्य को सूची को बोला जाता है स्टेट लिस्ट, केंद्र सूची को बोला जाता है सेंट्रल लिस्ट, और समवर्ती सूची को बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा टारगेट ये रहेगा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करना, क्योंकि पेपर में यही केवल काम में आएगा जो हमारे दिमाग में है। और भी कोई भी चीज़, हवा हवाई बातें, कोई भी चीज़ें ध्यान में नहीं आएगा। पेपर में गोले भरते समय आपको केवल यही चीज़ याद रहेगा जो आपके दिमाग में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में इंटेक करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि पेपर में यही काम आएगा और कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी। तो देखो, भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 है। ये मैचिंग करने को भी आता है कि वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम, उसके सामने ईयर दे देगा, ठीक है।
तो उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2001 में भारतीय वन अधिनियम 2000 को लागू किया गया था। ठीक है। अब देखो, राष्ट्रीय वन नीति 1998 के द्वारा यह घोषणा की गई कि देश में कुल क्षेत्रफल का 33.3% भाग पर विस्तार किया जाएगा वनों का। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, केंद्र की तर्ज पे। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ये नीति की घोषणा की गई कि राज्य में 33.3% भाग में मतलब वनों को किया जाएगा। ये धन नहीं है, वन है। ठीक है, अच्छे वन। तो ये सब चीज़ें हैं। देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 में प्रदेश के 33.3% क्षेत्र को वन आच्छादित करने के लिए कार्य योजना तैयार करना मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है, ये देखो, ये गलत टाइप हो गया है। ये लिखा है राज्य वानिकी परिषद। तो उत्तर प्रदेश की जो वन नीति है 1998, ये मैंने अभी आपको बताया कि पहली वन नीति आई थी उत्तर प्रदेश की 1952 में और दूसरी वन नीति आई थी 1998 में। तो उत्तर प्रदेश की जो वन नीति 1998 है, इसके द्वारा कुछ पॉइंट को डिक्लेयर किया गया कि ये पॉइंट के आधार पे हम काम करेंगे। ठीक है। तो 26 दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश की वन नीति लागू की गई। इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य वानिकी परिषद की स्थापना की गई है, जो इस नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करती है। और दूसरा, प्रदेश में 33.3% क्षेत्र पर वनों को आच्छादित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना। जैसे कोई भी चीज़, तो कोई भी टारगेट को तुमको अचीव करना है, तो उसके लिए क्या तुम्हें एक तरह से एक कमेटी का गठन करना पड़ेगा। जैसे इस समय अभी चल रहा है कि हमें उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो उसके लिए बिड ऑफ़र किए गए हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को बिड ऑफ़र, एक टेंडर निकाला गया है कि जो भी हमको इसमें कंसल्ट करेगा, कंसल्टेंट जिसको बोला जाता है। तो बहुत सारी कंपनियों में ने जैसे डिलॉयट है ना, IIM अहमदाबाद है, इन्होंने अपना टेंडर सबमिशन किया है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनाया जाए। इसके लिए भी अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने ये टेंडर निकाला हुआ है। ठीक है। तो देखो, कोई भी चीज़ को, टारगेट को अचीव करना है, उसके लिए कमेटी हमको बनानी पड़ती है। तो सामाजिक अभियान भी चलाना है वृक्षारोपण का। देखो, और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अच्छी कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करना है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। अब देखो, ये गलत हो गया है, ये 2019 नहीं है, 2021 है। ठीक है। अभी जो रिपोर्ट आई है भारतीय वन सर्वेक्षण 2021, जो इसकी 70वीं रिपोर्ट है। ठीक है। अभी इससे पहले 2019 में रिपोर्ट आई थी, वो 16वीं रिपोर्ट थी, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है। ये 2021 है, तो ये चीज़ इसको नहीं, ये लेटेस्ट डाटा है। ठीक है दोस्तों, जो भी मैं आपको डाटा दूंगा वो लेटेस्ट होगा, अपडेटेड होगा, और उसमें कोई भी किसी प्रकार की शंका नहीं होगी। ठीक है। तो इसको आपको बेधड़क टिक कर देना है। तो ये 2021 का डाटा है और अपडेटेड डाटा है। तो देखो, ये रिपोर्ट देहरादून भारतीय जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। हर 2 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो केंद्र के स्तर का बनाया था। अब ये उत्तर प्रदेश के लेवल का है। ठीक है। 2 वर्षों में तैयार की जाती है। और भारतीय वन सर्वेक्षण किसके अंतर्गत आता है? भारत के पर्यावरण, वन, जलवायु, जो भारत का वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसके अंतर्गत आता है। और इसी ISFR के द्वारा
ISFR के द्वारा 1987 में जारी की गई थी पहली रिपोर्ट, ठीक है। और जनवरी 2022 में जारी की गई है 70वीं ये। तो ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा, और जहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक होगी तो मैं आपको उसमें करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको उसकी हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो देखो ये 70वीं रिपोर्ट है। अब देखो उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत का अप्रॉक्सीमेटली कितना है? 7.7% एरिया हमारे पूरे भारत देश का क्षेत्रफल के टोटल क्षेत्रफल का 7.5% से ऊपर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब देखो वर्ग किलोमीटर में कुल क्षेत्रफल कितना है? हम जो वन का आवरण है, मतलब फॉरेस्ट कवर एरिया और ट्री कवर एरिया टोटल कितना है? 14,806 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अति सघन वन कितना है? 2627 वर्ग किलोमीटर है, ये अति सघन है। उसके बाद मध्यम सघन कितना है, मतलब उससे कम डेंस एरिया है, 4,029 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद खुले वन, तो खुले वन भारत में ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, 8,162 वर्ग किलोमीटर। तो ये है खुले वन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो राज्य में वन क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हम लोग देखते हैं। ये पेपर की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेखपाल और वीडियो के पेपर में ये डायरेक्ट आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस पर हम लोग देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले अधिकतम क्षेत्रफल वाले जो 5 ज़िले हैं उसमें मतलब घटते हुए क्रम में देखते हैं। तो सबसे पहला जो वनों का क्षेत्रफल है, वन के आवरण का, वो क्षेत्रफल देखो किसका है? सोनभद्र का। सोनभद्र का क्षेत्रफल है, ये लिखा हुआ है। फिर है लखीमपुर खीरी का, फिर है मिर्ज़ापुर का, फिर है पीलीभीत का, और फिर चित्रकूट का है। देखो जैसे सोनभद्र का क्या है, सोनभद्र का एरिया कितना है? 2540 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो वर्ग किलोमीटर है, ये 2540 मतलब सोनभद्र का जितना भी क्षेत्रफल है उसका वन क्षेत्र है 2540 वर्ग किलोमीटर, उसका वन क्षेत्र है। उसके बाद लखीमपुर खीरी का है 1273 वर्ग किलोमीटर, मिर्ज़ापुर का है 803 है, पीलीभीत का 687 और चित्रकूट का 586 वर्ग किलोमीटर। तो देखो ये वर्ग किलोमीटर जितना भी नंबर डिजिट है ये आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि देखो जो लेखपाल का पेपर होगा, वीडियो का पेपर होगा, वो इतना इस तरह का पेपर नहीं डिजाइन करेगा कि मतलब सीधे नंबर पूछ ले। इतना कोई भी नहीं याद कर सकता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, कोई कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। अगर हाँ हो सकता है कि PCS के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन कर भी सकते हैं कुछ पेपर को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, पर लेखपाल के पेपर के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, या रेलवे के पेपर के लिए, या वीडियो के पेपर के लिए है, या सुपर टेट का पेपर है, तो उसमें सीधे आएगा। तो देखो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, तीसरा है मिर्ज़ापुर, चौथा है पीलीभीत और पांचवा है चित्रकूट। तो देखो इस तरह से ये कोड याद कर लो, SLMPC। तो देखो इस समय अभी तुम जान ही रहे हो कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, और जिसकी वजह से वहाँ पे श्रीलंका में बहुत सारी खाने पीने की ज़रूरतों का और क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल की कमी हो गई है। तो इसका हम लोग कोड उससे रिलेट कर लेते हैं। तो देखो श्रीलंका में जो MP है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो करप्ट है। C मतलब श्रीलंका का MP करप्ट है। करप्ट का मतलब भ्रष्टाचारी है, तभी वहाँ पे इतने सारे फाइनेंशियल क्राइसिस द पीपल ऑफ श्रीलंका हैज़ बीन सफरिंग। समझ रहे हो? तो देखो इस तरह से याद कर लो, ये बढ़ने से घटते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम में है। तो इसी तरह से कोड मैंने बना दिया, SLMPC। S से सोनभद्र, L से लखीमपुर खीरी, M से मिर्ज़ापुर, P से पीलीभीत और C से चित्रकूट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो किसका है? देखो
भदोई का केवल 3 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है जो वो वन के आवरण से वो है, मतलब यहाँ पे ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर बहुत कम है भदोई में। उसके बाद है मऊ का है 11, फिर है मैनपुरी का है 13, संत कबीर नगर का है 14 और देवरिया का है 15। तो देखो 15, ये देखो कितना कम क्षेत्रफल है वनों का आवरण। अब वनों का आवरण जब कम होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट सनरेज हमारी धरती पर आएंगी। तो इस तरह से क्या होगा कि जब सनरेज सीधे आएंगी तो उसमें बहुत सारी हेल्थ इशू भी क्रिएट होगा, ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणों में यूवी रेज भी होती है और यूवी रेज अब सीधे धरती पर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें बहुत बड़ा छेद हो गया है। तो अब बात को समझिए, अपने आसपास हमको ट्री और पेड़ बहुत लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी देखो गर्मी का सीज़न चल रहा है तो हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं भी बाहर जाते हैं तो उसमें पेड़ की छाया ढूंढते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी धरती हरियाली से मुक्त हो जाए। तो हमें हरियाली से मुक्त नहीं बनानी है धरती, हमें हरियाली से युक्त बनानी है। बात को समझ रहे हो कि नहीं? तो भदोई आपको फिर मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपको वर्ग किलोमीटर जो ये है नंबर, ये नहीं याद करना है, कोड याद कर लो। भदोई, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर, देवरिया, ठीक है। अब देखो इसका कोड ये मान लो BMMSD, ठीक है। देखो महेंद्र सिंह धोनी के पास में BMW है, देखो उसके पास इतना पैसा है क्योंकि वो इतना बड़ा क्रिकेटर है अपने देश का और भारत देश के क्रिकेट के कैप्टन भी रहे हैं। तो देखो इससे याद कर लो BMMSD और BMW का W गैप कर दो, ठीक है। तो BMMSD, भदोई, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर और देवरिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अधिकतम क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिशत में देखते हैं। अब देखो, अब बात को समझो। अब आप कहोगे कि अधिकतम क्षेत्रफल का तो आपने बता दिया कि सोनभद्र है, उसके बाद लखीमपुर खीरी है, मिर्ज़ापुर है, पीलीभीत है, चित्रकूट है। ये बताओ कि ये प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रतिशत का मतलब है कि उस क्षेत्र का जितना क्षेत्रफल है उस ज़िले का, उसका इतने सबसे ज़्यादा परसेंट किसका वन आवरण में मतलब युक्त है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है, फॉरेस्ट कवर। तो देखो सबसे ज़्यादा है सोनभद्र का, फिर है चंदौली का, फिर है पीलीभीत का, फिर है मिर्ज़ापुर का और फिर है चित्रकूट का, ठीक है। तो SC PMC, ठीक है। तो ये याद कर लो, सोनभद्र S से, C से चंदौली, सॉरी ये इसका कोड होगा सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत और श्रावस्ती। तो देखो इसका S से याद कर लो सोनभद्र, C से चंदौली, C से चित्रकूट, P से पीलीभीत और S से श्रावस्ती, ठीक है। तो श्रावस्ती में उसके बाद सबसे ज़्यादा वन आवरण है प्रतिशत के टर्म में टॉप 5। बस आपको 2 ये याद करने हैं, 2 से ही पेपर में टिक हो जाएगा एक पाल में, ठीक है। तो S से सोनभद्र, C से चंदौली, ठीक है। अब देखो न्यूनतम वन प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं। तो देखो भदोई, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मऊ, ये है कोड BMDBM, ये याद करिए। 2 बार याद करना, BMDBM, कुछ भी बना लेना कोड अपने मन से, BMDBM, ठीक है। तो इस तरह से याद हो जाएगा। भदोई, B से भदोई, M से मैनपुरी, D से देवरिया, B से बदायूं और M से मऊ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश में वनों का जो क्षेत्रफल है वो 14,806, खुले वन है 8,162, खुले वन सबसे ज़्यादा है, मध्यम सघन वन है 4,029 और अति सघन वन है 2,627, झाड़ियाँ हैं 563 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब देखो भारत में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, 12 वन्यजीव विहार हैं, 14 पश्चिम विहार, 2 प्राणी उद्यान और 24 वन्यजीव संरक्षण केंद्र हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब नेशनल पार्क है। और ये उद्यान राज्य के कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में और पीलीभीत जिले के 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। चलो, इसकी स्थापना शेर और बारहसिंगा जैसे दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए की गई है। 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में की गई थी 1968 में, और 1977 में इसको बदल के नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया। अब देखो, ये वन्य विहार है, वन्य जीव विहार है, इसको हम लोग देखते हैं जल्दी से। और ये टॉपिक को, ये बीट सेशन को हम लोग वाइंड अप करेंगे इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप उसको देखने में प्रॉब्लम होगी। छोटे छोटे वीडियो जल्दी आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये कहाँ है? चंदौली में। चंद्रप्रभा से सी और चंदौली से सी, तो सी। इसका वर्ग एरिया 78 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है किशनपुर वन्य जीव विहार, ये है लखीमपुर खीरी में। अब देखो, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ठीक है, ये ललितपुर में है। ठीक है। अब देखो, कैमूर वन्य जीव विहार है, ये आपका मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, 501 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद में देखो, हस्तिनापुर कहाँ गया? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा, 2073 वर्ग किलोमीटर है। और सुहागी बरवा वन्य जीव विहार है, तो ये महाराजगंज में है, ठीक है। उसके बाद में सुहेलवा वन्य जीव विहार है, ये श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कछुआ वन्य जीव विहार, ये वाराणसी में है। रानीपुर वन्य जीव विहार, ये बांदा में है। अब देखो, करतनिया घाट वन्य जीव विहार, ये बहराइच में है। उसके बाद में राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, ये कहाँ पे? आगरा इटावा में, 635 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। चलो, अब एक ये देख लेते हैं, नवाब वाजिद अली शाह उद्यान, ये कहाँ पर है? नवाब वाजिद अली शाह उद्यान, ये लखनऊ में है, 28 हेक्टेयर में बना हुआ है। और ये कानपुर प्राणी उद्यान, ये कहाँ पे है? कानपुर नगर में, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, क्षेत्रफल 75 हेक्टेयर। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, बिजनौर, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? पीलीभीत में। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में बब्बर शेर का प्रजनन केंद्र पर लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है, तो ये चीज़ याद रखो वन लाइनर, ठीक है। अब देखो, अगला देखते हैं। राज्य में के ग्रेटर नोएडा जिले में भारत के पहले रात्रि वन्यजीव पार्क नाइट सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। चलो अगला देखते हैं। गंगा नदी में प्रदूषण रोकने के लिए गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत कछुआ पुनर्वास योजना का प्रारंभ 1986 में किया गया था। और 1992 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो क्वेश्चन में आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? तो 1992 में। अब देखो, 2001 और 2002 में मगरमच्छ घड़ियाल के संरक्षण के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना की शुरुआत की गई। अगला आप देखते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए भारत सरकार की सहायता से 112 सदस्यीय टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया, ठीक है। लखनऊ जिले के कुकरेल वन में 1984-85 में लुप्त प्राय प्रजातियों हेतु एक प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, हम लोग जल्दी से ये पक्षी विहार ये भी देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो शहीद
शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, नवाबगंज, पश्चिम बिहार, उन्नाव में। अगला है समस्तपुर, पश्चिम बिहार, रायबरेली में। उसके बाद में लाख बेहोशी, पश्चिम बिहार, ये है कन्नौज में। ठीक है। उसके बाद है ओखला पश्चिम बिहार, गौतम बुद्ध नगर में। और बखीरा पश्चिम बिहार है, संत कबीर नगर में। सांडी पश्चिम बिहार है, हरदोई में। ठीक है। समान पश्चिम बिहार है, मैनपुरी में। पार्वती पश्चिम बिहार है, पार्वती अर्गा इसको बोला जाता है, अर्गा, ये गोंडा में है। विजय सागर पश्चिम बिहार है, ये आपका महोबा में है। तो पटना पश्चिम बिहार है। उसके बाद एटा में। और जयप्रकाश नारायण है, बलिया में। तो जयप्रकाश नारायण ये इम्पोर्टेंट है, ये बलिया में है, इसको याद रखिएगा। अब है सूर सरोवर पश्चिम बिहार, आगरा इटावा में। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार है, प्रतापगढ़ में। और शेखा झील है, ये अलीगढ़ में। ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये था हमारा वन संपदा के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। और अभी इसमें एक वीडियो वन संपदा पे और आएगा, जिसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये तुम्हारा ग्रामीण विकास में जो ये टॉपिक है, वन संपदा और वन्य जीव संरक्षण, तो एक वीडियो 20 मिनट का और आएगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कोई दूसरा टॉपिक वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो ग्रामीण विकास भी लेखपाल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृतियाँ, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। और प्रमुख व्यक्तित्व हैं, ये भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश के परिवहन और संचार व्यवस्था है, उद्योग के ऊपर अभी मैंने एक वीडियो बनाया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो आपने देखा होगा आई होप। और एक वीडियो और आएगा, तो खनिज संपदा पे भी वीडियो बनाएंगे। तो ये सब अब डेली एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। और ये मैं टॉपिक जल्दी आपको ख़त्म करूँगा ग्रामीण विकास में, क्योंकि लेखपाल के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कंप्लीट कराना पहले ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें देखो लेखपाल का कार्य क्या होता है कि जैसे खेतों की नपाई करना, या खेतों के बारे में मतलब उनको नाप करना और उसको चढ़ाना, तो वो सब चीज़ें भी एक दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, कि लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, लेखपाल किस पोजीशन के अंडर कार्य करता है। तो ये, और लेखपाल खेतों की नपाई के लिए विधियाँ क्या क्या है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम लोग देख लेंगे। और उत्तर प्रदेश का हम लोग बहुत डीप में और एक वन पॉइंट एकदम फैक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एक चीज़ रटेंगे, जिससे क्या होगा कि पेपर में कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों चलो कल मिलते हैं हम लोग, और कल हम लोग एक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास के बारे में एक वीडियो नया देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए इसका दूसरा ही पार्ट आएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।